और सिखाता हूँ कि हम लोग की पैसिव वॉइस की कंडीशन जो चल रही थी और ये ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन थी, उस ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन में हम लोग पैसिव वॉइस के जितने रूल्स थे टेंस के हिसाब से उसको लर्न कर डाले थे, मतलब सीख लिए थे। आज की टॉपिक में क्या सीखना है, यहाँ पे देखिए आज की टॉपिक में क्या सीखना है, लिखा गया है पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, जबकि आप फुल फॉर्म में जानते हैं ये आपका है पैसिव और वी का मतलब आपका वॉइस है, पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में एक ऑर्डर की कंडीशन बनती है और एक रिक्वेस्ट की कंडीशन बनती है और एडवाइस की भी कंडीशन बनती है और सजेशन की कंडीशन बनती है, सजेशन की कंडीशन बनती है। तो यहां पर उसी के हिसाब से मैंने पैसिव का रूल्स भी लिख दिया कि अगर ऑर्डर की कंडीशन बन रही है तो पैसिव कैसे बनाएंगे, मतलब अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑर्डर लगता है या ऑर्डर का क्या कहते हैं उसको, क्या कहेंगे सर जी, अगर एक्टिव वॉइस में ऑर्डर का सेंटेंस रहेगा तो उसको बनाने का जो रूल्स है यहाँ पे दो लिखा गया है। बाकी अगर मान लीजिए रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि उसमें प्लीज रहेगा, क्या रहेगा, प्लीज रहेगा। एडवाइस वाला सेंटेंस है, उसका मतलब सबका अलग अलग नियम बता दिया गया। ऑर्डर में दो क्यों बताया गया है, देखिए लिखा क्या गया है। सबसे पहले आप नेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे, एक ऑब्जेक्ट आप वहीं पर छोड़ देंगे। और दूसरा क्या यहाँ पे पॉइंट लिखा गया इनडायरेक्ट, अगर वहां दो ऑब्जेक्ट दिया है उस सेंटेंस में, ऑर्डर वाले में अगर एक दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे लिख देंगे ला करके। अगर दो ऑब्जेक्ट दिया है तो उसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप फाइंड आउट करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ देंगे। फिर आप बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और जो ऑब्जेक्ट बचा हो या अदर वर्ड और कुछ बचा है उसको वहां लिख करके फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए एक और कंडीशन लिखी गई है, यू आर ऑर्डर्ड टू। ये भी ऑर्डर के लिए लगता है, लेकिन उस समय जिस समय सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना दिया हो। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहाँ एक्टिव वॉइस की एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे लिखा गया है ओपन द डोर। ये मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, इसकी हमको पैसिव बनाना है। तो मैंने देखा ओपन मीन्स होता है ये आप खोलना, मतलब ये आपकी वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा दिया गया है। जब ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले लेट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सबसे पहले लेट लिखना होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिलहाल मैंने इनडायरेक्ट इसलिए लिखा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट होता तो इनडायरेक्ट वाले को लाना पड़ता, बट यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है तो यहाँ लिख देंगे लेट के बाद द डोर। और इसके बाद क्या लिखेंगे, रूल से बताया गया है आपको बी लिखना पड़ेगा। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ओपन लिखा गया है, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ओपन। क्या हो जाएगा, ओपन, और फुल स्टॉप लगा देंगे। अदर वर्ड के स्थान पे यहाँ पे और कुछ लिखा नहीं गया है, यही आपकी क्या बन जाएगी, पैसिव। लेकिन मान लीजिए एक्टिव वॉइस में दे दिया है गेट आउट, गेट आउट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल गेट आउट लिख दिया है। अब रूल्स तो होता है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव नहीं बनेगा, बट ऐसा भी यहाँ रूल्स लिखा गया है जिसमें इसमें देखिए कहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के सेंटेंस को जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑर्डर है
तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, और टू के बाद लिखा गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब गेट आउट, जो आपका गेट आउट है उसको लिखेंगे। और यहाँ पे अदर वर्ड में और कुछ है नहीं, मान लीजिए आउट को इसी में रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। ये रहा आपका। अगर प्लीज वाला रहेगा तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू ऐसे लिख कर लगा देंगे। फिलहाल इसी तरह से एडवाइस का सेंटेंस रहेगा और सजेस्टेड का रहेगा। जैसे ये जानना जरूरी है, इसके लिए मैं एक सेंटेंस यहाँ लिखता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऐसे लिखा गया है लेट अस गो, ऐसे लिखा गया तब भी, लेट अस गो टू स्कूल लिखा गया तब भी, उसको आप क्या करेंगे, उसकी जब पैसिव बनाएंगे तो ये आपका लेटेस्ट वाला जो सेंटेंस होता है स्पेशली ऐसे बनता ही है, उसमें सजेशन होता है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे इट इज सजेस्टेड। क्या लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड लिख देंगे, दैट लिखेंगे, और दैट के बाद दे अथवा वी में से कोई एक लिखेंगे जो इस अस को रिप्लेसमेंट देता है। तो आप फ्री हैं, चाहे जो लिख लीजिए। मैं लिख देता हूँ वी को, और वी के बाद शुड लगाना कंपलसरी है क्योंकि रूल्स में है। अब उसके बाद वर्ब लिखना है, तो जो यहाँ वर्ब होगी उसको आप लिख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे, नहीं तो यहीं पे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो। ये आपका जल्दी मैंने क्या किया, 2-3 एग्जाम्पल बता दिया, लेकिन एक बात इसमें पूछना है आपसे। क्या पूछना है, हमने शुरू में बताया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। और रूल्स में लिखा गया है, इसमें तो ठीक है थर्ड फॉर्म, इसमें लिख दिया फर्स्ट फॉर्म, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये रूल्स गलत है। तो दुनिया में कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगे पैसिव वॉइस में। और यहाँ हर जगह हमने क्या लिख दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप में से कोई बताएगा, अच्छा गलत होता तो पढ़ाया नहीं जाता। एक तरफ बताया जा रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और इसमें जितना यहाँ से यहाँ तक देखिए लिखा गया है सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा गया है। तो बताएंगे आप कि ऐसा क्या है कि वो गलत भी नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल ना होने के बाद भी कैसे वो सही है, कोई बता सकता है? जी बताएं। फिलहाल मैं बता देता हूं, अगर आप जान रहे तो ठीक है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम यहीं पे हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का देखिए काम यहाँ पे हो जा रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम देखिए यहाँ पे हो जा रहा है। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जा रही है तो आगे जो लिखा जाएगा, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की कंडीशन बनेगी रूल्स में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगाया गया है, इससे पहले थर्ड फॉर्म लग चुका है। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये पॉजिटिव का है, आपका नेगेटिव सेंटेंस भी, नेगेटिव सेंटेंस का भी अगर एक्टिव वॉइस इस रूप में दे देगा तो आप उसकी पैसिव कैसे बनाएंगे? तो भाई नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। अब बात ये आती है, नॉट हमेशा कहाँ लगता है? अक्सर आप सहायक क्रियाओं में पढ़े होंगे, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ऐसे में पढ़े हैं। वॉज नॉट, मतलब जो सहायक क्रियाएं होती है उसके बगल में क्या लगा दिया जाता है? नॉट लगा दिया जाता है, यही ना। लेकिन ध्यान दीजिए आप, अगर इसमें ऑर्डर वाला सेंटेंस है, नॉट लगाना है, यहाँ बी से पहले आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे। अगर इसमें देखेंगे तो आर के बगल में नॉट नहीं लगाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा नॉट तो आपको लगाना है। जैसे रहता, कैसे रहता, ऐसे लिख दिया जाता, डोंट गो, डोंट गो, ऐसे लिख दिया गया और कहेगा इसका पैसे बना दीजिए। तो आपको ऑर्डर दिया गया कि मत जाओ, या कहीं जाने के लिए आप कह रहे हैं तो आपको ऑर्डर दे दिया गया डोंट गो, इसका मतलब मत जाओ। ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव बनाना है।
तो आप क्या करेंगे, इसी से बनाएंगे क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। तो आप बताएंगे क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कोई अदर वर्ड रहेगा लिखेंगे। अब बात आती है जब इसकी पैसिव आप बनाने जाएंगे तो नॉट लगाएंगे कहाँ? क्या हेल्पिंग वर्ब की तुरंत बाद नॉट लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे नॉट नहीं लगाया जाता। नॉट कहाँ लगा जाता है? नॉट टू, मतलब यहाँ पे, यहाँ नॉट फिर टू लगाते हैं आप। बात समझे यार? वर्ब की थर्ड फॉर्म और टू के बीच नॉट का यूज होगा। जी, वर्ब के थर्ड फॉर्म और टू के बीच में तब नॉट लगेगा। मतलब इसका जब आप बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे आप यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी को। अब ये नॉट जो लगा है देखिए टू के पहले और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, यहां क्यों नहीं लगा? नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगल में क्यों नहीं लग रहा है? क्यों यहां लग रहा है? इसी तरह से इसमें भी यहाँ पे नॉट लगेगा। इसी तरह से एडवाइस वाले में यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लगेगा। इसी तरह से इसमें है तो आपका शुड के बाद यहाँ पे नॉट लगेगा। शुड के बाद में यहाँ पे नॉट लगेगा। अब क्यों हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट नहीं लग रहा है? मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। सेजल ध्यान दीजिए इधर। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसका हिंदी जब आप देखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, जैसे यहां पे लिखा गया है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, मतलब इसका हिंदी था कि बाहर मत जाओ। डोंट गो मतलब मत जाओ, बाहर में नहीं है, मत जाओ। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया है? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो, मतलब आपको आदेश दिया जाता है बाहर न, मतलब न जाने का। अगर यहाँ पे नॉट लग जाता, अगर यहाँ पे नॉट लग जाता तो क्या होता? यू आर नॉट ऑर्डर, मतलब आपको आदेश ही नहीं दिया जा रहा है, जबकि आदेश दिया जा रहा है कि मत जाओ, और यहाँ पे क्या होता? आपको ऑर्डर ही नहीं दिया जा रहा है जाने के लिए। तो ये गलत हो जाएगा, इसका सेंस गलत हो जाता है। इसलिए यहाँ पे नॉट इस स्थान पे लगा है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म और टू के बीच में। इसी तरह से सब में है। आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसेस। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन, कि उसका हिंदी जो मीनिंग है, जो उसका मीनिंग है वह चेंज ना हो, बस उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तभी अगर यहाँ नॉट लगा देंगे तो उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। मुझे लगता है पूरी बात समझ में आ गई। एक पॉइंट इसमें और समझ लेना है, क्या है जो आपने यहाँ देखा दो टाइप का लिखा गया है, लेकिन प्लीज वाले में जो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है उसमें एक ही लिखा गया है। उसमें ऑब्जेक्ट रहे या ऑब्जेक्ट ना रहे, केवल देखना है कि प्लीज से अगर एक्टिव शुरू है या काइंडली से, चाहे प्लीज से चाहे काइंडली से, तो हमेशा आपको इसी तरह से बनाना है, चाहे उसमें ऑब्जेक्ट रहे और चाहे ऑब्जेक्ट ना रहे, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसमें था दोनों अलग अलग बता दिया गया था, बट इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे आगे कंटिन्यू है और आप समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट था लेटेस्ट वाला। ओके, ठीक है, तो थैंक यू।